हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग ऑल राइट, एकदम मस्त हो, बढ़िया हो, चिल हो। एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन आई होप कि आपने चैप्टर 1, 2 एंड 3 ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो क्या करो, जाके देखो। ऑल दोज वीडियोज आर लाइव ऑन माई चैनल, यू कैन वॉच and learn from them obviously और क्या करोगे, but yeah, as you're done with those three chapters, today we are gonna move ahead and do chapter 4 of political theory, which is none other than social justice. So ये chapter उतना lengthy नहीं है, like है, but as compared to the other ones, previous ones, it's a bit shorter. तो थोड़ा चिल हो जाओ यार ओके। तो सोशल जस्टिस में आप पढ़ोगे कि जस्टिस क्या है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इसे कैसे प्रोवाइड करेंगे, और एंशियंट टाइम्स में जस्टिस का मीनिंग लोग क्या लेते थे, लाइक व्हाट वाज जस्टिस फॉर देम। सो दैट वाज द वेरी छोटू सा brief of what you're gonna study in this chapter. And without wasting any much time, let's move ahead and dive into this chapter. So yeah, page first is like always useless for every chapter, as I told you, but still अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो. You never know what can be helpful, right? So yeah, moving to the second page of this chapter, which is what is social justice. This is the very first subheading of this chapter, and the question is what is justice. तो यहाँ पे this paragraph, okay, this passage has like different perspective कि पहले in the ancient times इंडिया में हो जाए, चाइना में हो जाए, या फिर ग्रीस में हो जाए, तो वहाँ के लोगों के लिए जस्टिस क्या था, और व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ जस्टिस फॉर देम. तो बिफोर डाइविंग कि हम समझे कि जस्टिस एक्चुअली क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दीज पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. तो इंडिया के लिए जस्टिस वाज एसोसिएटेड विथ धर्म. नाउ दिस धर्म इज नॉट द रिलीजन वाला थिंग विच यू आर गेटिंग. मेंटेन धर्म इज लाइक अ सोशल ऑर्डर. उनके लिए धर्म पहले जो था वो था कि जो भी रूल्स और लॉज या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर कोई इंसान फॉलो करता है, अगर वो रूल्स और पॉलिसीज़ जो बनाई गई थी पहले द किंगडम, किंगडम में जो थी, तो उनको जब फॉलो किया जाता है बाय द किंग, तो उस किंग को एक जस्ट किंग कहा जाता था. और जो किंग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि उन धर्म को फॉलो करके जो डिसीजन बनाए, तो उसे हम कहेंगे कि उसने जस्टिस प्रोवाइड किया था. सो इंडिया के लिए बेसिकली जस्टिस वॉज रिलेटेड विथ धर्म. ओके, नॉट द रिलीजन वाला, रिलीजन नहीं था, इट वॉज बेसिकली द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच अ किंगडम फॉलोड एंड विच द पीपल ऑफ द किंगडम फॉलोड, टू बी वेरी स्पेसिफिक. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज ऑफ चाइना. तो चाइना में एक फिलोसॉफर थे, वेरी फेमस वन, कन्फ्यूशियस. तो उन्होंने जो जस्टिस का जो आइडिया था, ही टोल्ड कि जस्टिस इज व्हेन द are punished punished and the good ones are rewarded are rewarded. यहाँ पे दिया हुआ है पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस. वर्चुअस यानी कि जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो या फिर किसी ने विक्ट्री प्राप्त की हो. तो बेसिकली अगर कोई इंसान, सपोज यहाँ पे एक इंसान है, उसने कुछ कर दिया, क्राइम, ठीक है, क्राइम कर दिया, कुछ ऐसा अनएथिकल एक्शन हेडेड और शेडेड, तो उस इंसान को जब पनिश किया जाए, और अगर उसी तरफ किसी दूसरे ने कुछ अच्छा काम किया हो, सोसाइटी के लिए कुछ बेटरमेंट के लिए काम किया हो, और उसे रिवॉर्ड दिया जाए, तो इन दोनों केसेस को चाइना में कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग जस्टिस कहा गया था. ओके, ग्रीस में भी हमारे जो प्लेटो जी हैं, जिन्होंने द रिपब्लिक बुक को लिखा था, अगर याद नहीं है तो कर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ विच कम्स इन एवरी एग्ज़ाम. तो उन्होंने रिपब्लिक बुक में भी डिस्कस किया था अबाउट जस्टिस की क्या है, कैसे है, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, तो दिस वॉज द बेसिक पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल हैड इन डिफरेंट प्लेसेस अबाउट जस्टिस. और नीचे भी है लाइक जस्टिस इन्वॉल्व्स द वेलबींग ऑफ ऑल पीपल. तो मतलब जब when the well-being of people is followed, well-being of people is prioritized और उसे फॉलो किए जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली रूल्स या फिर जो प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं,
तो उस सिचुएशन को, तो उस जो स्टेप्स हैं उनको जस्ट स्टेप्स या फिर जस्टिस कहा जा सकता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट the perspective of different people on justice. Now, what is justice actually? अगर आपको एग्जाम में लिखना हो, well basically to be very honest ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है कि what is justice. आएंगे तो इधर इसके प्रिंसिपल्स या फिर लाइक ये जो है एमसीक्यू में आ सकते हैं कि धर्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो किसके कौन से नेशन के साथ था विथ जस्टिस, तो वो इंडिया के साथ रिलेटेड था. फिर कौन से फिलोसोफर थे, कन्फ्यूशियस थे चाइना के. फिर रिपब्लिक किसने लिखा था, प्लेटो ने लिखा था. तो वो सब एमसीक्यू आते हैं, बट एज अ कंक्रीट आंसर एज एन सब्जेक्टिव 1 3 या 2 मार्क में व्हाट इज जस्टिस नहीं आएगा. बट एज अ रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट जस्टिस यू शुड नो कि वो, अगर आपको राउंड ऑफ कुछ बताना हो कि एक्चुअली जस्टिस क्या है, देन three pointers these 3 pointers are the ones which you will tell. So justice is basically a legal concept, या फिर concept कह सकते हो आप, a concept which includes being fair, being impartial and treating people accordingly. यानी कि जब जब लोगों के साथ फेयरली बिहेव किया जाता है और कोई डिसीजन लेने पे किसी के लिए हम इम्पार्शियल नहीं रहते हैं और हर एक इंसान को उसके एक्शंस के अकॉर्डिंग जब ट्रीट किया जाता है, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ जस्टिस. ठीक है, तो जस्टिस इज़ अ लीगल कंसेप्ट विच इंक्लूड्स बीइंग फेयर, बीइंग इम्पार्शियल एंड पीपल अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो बीइंग फेयर का एग्जाम्पल है यहाँ पे जो मैंने दिया था कि जब किसी ने कुछ गलत काम किया, ठीक है, जब किसी ने कुछ गलत एक्शंस किए तो उसे पनिश किया गया, और जब किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसे रिवॉर्ड दिया गया. राइट, तो यहाँ पे फेयरली हमने जो बुरे एक्शंस थे उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको पनिश किया, और अच्छे एक्शंस के लिए हमने उसको रिवॉर्ड दिया, तो हम यहाँ पे फेयर रहे. अगर यहाँ पे कुछ वो गलत काम करता और अगर हम इस इंसान को छोड़ देते, हम उसे पनिश नहीं करते, देन दैट वुड हैव बीन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. उसे उसके कर्मों के लिए, उसके काम के लिए उसे पनिश करना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा किया हो तो उसे रिवॉर्ड देना भी इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इज बीइंग इम्पार्शियल, यानी कि सपोज एक चोर की गैंग है. ठीक है, एक चोर की गैंग है, उसमें 3 लोग हैं. सपोज ये तीनों चोर हैं और ये पकड़े गए. ये चोर थे, इन्होंने चोरी की और ये पकड़े गए. फिर इन्हें जो है राजा के दरबार में बुलाया गया पेशी के लिए, किंग्स कोर्ट. ओके, तो वहाँ पे जब इनकी पेशी हो रही थी तो किंग को पता चला कि ये वाला इंसान, लेट्स नेम हिम हार्दिक, तो हार्दिक जो है इन तीनों के बीच में एक हायर क्लास से, हायर कास्ट से बिलोंग करता है, और उसी की वजह से किंग को लगा कि ये हायर कास्ट से है तो ये कर नहीं सकता, और ये दोनों लोअर कास्ट के थे तो इन्होंने चोरी की ही होगी. तो उस बेसिस पे अगर किंग ने इन दोनों को पनिश किया बट इसको नहीं किया जस्ट बिकॉज कि हायर कास्ट से हो या कुछ हायर स्टेटस से हो, तो वो फेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग जो है वो हार्दिक के लिए पार्शियल हो रहे हैं. हार्दिक, उनको लगा कि हार्दिक हायर कास्ट का इंसान है और वो चोरी नहीं कर सकता. दैट्स द प्री कंसीव्ड ओपिनियन ऑफ द किंग एंड दैट इज़ वाई ही इज़ बीइंग पार्शियल फॉर हार्दिक. और वही उनको लगता है कि बाकी 2 लोग लोअर कास्ट के हैं तो लोअर कास्ट के लोग कर ही सकते हैं. दैट इज़ वाई ही पनिश दीज 2 बट ही डिडंट पनिश हार्दिक. तो वहाँ पे किंग जो है वो पार्शियल हो गए. सो दैट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. क्यों? क्योंकि हार्दिक हायर का हो लो का हो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. उसने कोई गलत काम किया है, ही हैज़ performed something unethical which is theft and other unethical practices. तो उसके लिए उसको पनिश करना ज़रूरी है, एंड पनिश अगर नहीं किया गया बिकॉज द किंग वॉज पार्शियल फॉर हार्दिक, तो किंग ने जस्टिस को फॉलो नहीं किया. So the very second point which is related with the justice concept is being impartial. Now third is to be treated accordingly. Treated accordingly is the very same of this one कि यहाँ पे जो जिसने कुछ गलत किया था, लेट मी चेंज द कलर, जिसने कुछ गलत काम किया था उसको पनिश किया जाए, और अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे रिवॉर्ड देना भी ज़रूरी है. सो दीज वर द 3 मेन कोर आइडियाज़ related with the concept of justice, which is being fair, being impartial and being treated accordingly. Alright, so अगर justice क्या है वो आए तो आप लिखोगे कि justice is a legal concept which is
related with the principle of being fair, being impartial, and treating people accordingly according to their actions. All right. So this was all about what is justice. First subheading. साइड में आपके पास एक बॉक्स है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बुक रिपब्लिक. यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन के बारे में दिया गया है आपको. अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. तो यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव है, एक और ओपिनियन है अबाउट जस्टिस. तो यहाँ पे कहा गया है अबाउट अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट. तो इनके बारे में हम बहुत पढ़ेंगे इस बुक में, स्पेशली क्लास 11th में. आपके पास बहुत सारी थ्योरीज और आइडियल्स इनके द्वारा जो दी गई थी वो आपको पढ़नी होगी. तो इमानुएल कांट ने बोला था कि ह्यूमन बींग्स पजेस डिग्निटी. डिग्निटी एज इन अ स्टेट where one can have respect. Okay, one can have respect. तो उनको लगता था कि हर एक इंसान के पास डिग्निटी है. हर एक इंसान उस स्टेटस पे पहुंच जाता है जब उसे लगता है कि उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और मिलता ही है. तो अगर डिग्निटी किसी इंसान को चाहिए, अगर किसी इंसान को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, तो उस डिग्निटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ द स्टेटस और दैट स्टेट, कि वो उस लेवल पे पहुँचे कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, है ना. और उस लेवल पे पहुँचने के लिए द इंडिविजुअल हैज़ टू गेट अपॉर्चुनिटीज़. वाई? क्योंकि अगर उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तभी वो अपना जो टैलेंट है, अपने जो एक्शंस है, उसको वो फॉलो कर पाएगा. एंड ही और शी कैन रीच अ लेवल जहाँ पे वो where the person will respected by all the people of the society and the individuals, right? तो यहाँ पे इनको लगता है कि अगर जस्टिस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स, कि हम उन सभी के ड्यू यानी कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो अपने टैलेंट और अपने एक्शंस को फॉलो करें, और वो इक्वली उनको फॉलो करके एक लेवल पे पहुँचे जहाँ पे उनको भी डिग्निटी या फिर रिस्पेक्ट मिलने के लिए चांसेस उनके इंक्रीज होते हैं. ऑलराइट. तो बेसिकली ये कहा गया कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी वो लोग जो है रिस्पेक्ट के काबिल बन सकते हैं. ऑलराइट. दिस वाज ऑल अबाउट द जर्मन फिलोसोफर्स आइडियल ऑन जस्टिस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. तो यहाँ से जो नेक्स्ट 3 सब हेडिंग्स है वहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को मेंशन किया गया है. ओके. तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस 3 है. दे आर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स. तो जो 3 सब हेडिंग्स थे मैंने यहाँ पे समराइज़ किया है इन द पॉइंटर्स. और अगर एग्जाम में आए, अगर नहीं, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, then you have to write about these 3, which are the equal treatment, proportionate one, and the recognition of special needs. और इनको लिख के आपको elaborate भी करना होगा. So we will go one by one. So first is equal treatment for equals. Now इसका मतलब ये है, ये आइडिया, ये वाला जो है आइडिया फर्स्ट वन, बेसिकली ये कहता है कि हम सब इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस. और हम ह्यूमंस अगर है, हम कहीं ना कहीं एक ही टाइप के हैं, है ना, क्योंकि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो, बट आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस. तो हम सबको, जस्ट बिकॉज वी ऑल आर पीपल, हम सबको एक बेसिक लेवल पे डिग्निटी, रिस्पेक्ट या फिर जो वैल्यू है वो हम सबको मिलनी ही चाहिए. नो मैटर वॉट, आप पुअर हो, आप रिच हो, आप किसी उस कास्ट से हो, आप दूसरे रिलीजन से हो, इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल. बट आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, और हर एक इंसान को डिग्निटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, वैल्यू, वो सब मिलनी ही चाहिए. तो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज equal treatment for equals. This was very simple. This is very similar to the equality के ways. Okay, equality के जो provisions थे, how to provide equality. अगर आपने chapter 3 नहीं पढ़ा है then you won't be able to connect it, but chapter 3 पढ़ के आओ, then you will realize कि equality के जो ways थे, that how we can promote equality, उससे बहुत ज़्यादा ये related है. Okay, so first one was equal treatment for equals. Second is proportionate justice. Now ये वाला जो है, it is very similar to liberalism. Okay, तो third concept of equality was accordingly, treated accordingly, है ना. ऊपर जो हमने देखा था, let me show you, अब भूल गए शायद. तो ये वाला
टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये जो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस, इट इज़ रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ देख लो। और वी कैन ऑल्सो टेल कि कंसेप्ट जो है वो थर्ड प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का। ओके, टेस्ट हुआ, कुछ 2 बच्चे थे, ठीक है। टेस्ट हुआ मैथ्स का टेस्ट हुआ। सुहानी, ओके, सुहानी एंड राहुल। सुहानी को 80 मिला आउट ऑफ 100 इन मैथ्स एंड राहुल गॉट 50 आउट ऑफ 100, है ना। तो यहाँ पे अब ये नहीं कह सकते कि सुहानी को 80 मिला है, राहुल को 50 मिला है आउट ऑफ 100 एंड ये जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों को इक्वालिटी, क्योंकि इन दोनों को इक्वल मार्क्स नहीं मिले। दैट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ लॉजिकल थिंग टू से। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे सुहानी और राहुल को अकॉर्डिंगली ट्रीट किया है। सुहानी ने ज़्यादा मेहनत की थी, ओके, सुहानी ने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे एंड दैट इज़ वाई शी परफॉर्म्ड वेल, शी परफॉर्म्ड बेटर देन राहुल, और उसी वजह से उसको 80 मिला। वही राहुल ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था बिकॉज उसने प्रैक्टिस लेस की थी, तो उसे 50 मिला। तो जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उसको ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द वन हु डिड नॉट डू और परफॉर्म वेल। तो दिस वॉज अबाउट प्रोपोर्शनेट जस्टिस। आप ये नहीं कह सकते कि 2 लोग हैं, उन दोनों ने सेम टेस्ट दिया, फिर एक को बहुत ज़्यादा मिल गया, एक को कम मिला। तो हम ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज उन दोनों के एफर्ट्स अलग अलग थे। जिसने ज़्यादा अच्छा किया उसको मिलेगा, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू लिबरलिज्म, जहाँ पे इंडिविजुअल के एफर्ट्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें अवार्ड दिया जाता है, राइट। अगर यहाँ पे सुहानी और राहुल को उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि सुहानी को 50 मिल गया और इसे भी 50 मिल गया, इवन तो इसने ज़्यादा अच्छा किया था और इसके ज़्यादा आंसर्स राइट थे, देन दैट वुड हैव बीन अगेंस्ट द थिंग ऑफ जस्टिस, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यहाँ पे जिसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उसको ज़्यादा अवार्ड्स मिलने चाहिए। आई होप द सेकेंड वन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द थर्ड इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। ये है जो एफर्मेटिव एक्शन का जो था हमारे चैप्टर 3 में, उससे सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये। तो यहाँ पे बेसिकली स्पेशल नीड्स यानी कि 2 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया गया है। एक है आपका डिसेबल्ड का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है डिसेबल्ड, एंड द अदर इज ऑफ द कास्ट वन, ओके, कास्ट सिस्टम का जो था। तो यहाँ पे स्पेशल नीड्स यानी कि डिसेबल्ड जो है एज़ कम्पेयर टू एन नॉर्मल इंडिविजुअल, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा प्रोविजंस और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, राइट, एज़ कम्पेयर टू द अनदर, एज़ कम्पेयर टू द अदर इंडिविजुअल जो फिजिकली फिट है या फिर ब्लाइंड नहीं है, दिखता है उस अच्छे से, उससे कंपेयर करें तो डिसेबल्ड को ज़्यादा प्रोविजंस और हेल्प चाहिए रहती है। और सेम वे कास्ट सिस्टम में जो लोग बैकवर्ड क्लास से थे, बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली जो थी उस कास्ट से, तो उन्होंने इन द लास्ट 50-60 ईयर्स बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा। दे वुड हैव सफ़र्ड फाइनेंशियली, सोशली एंड इवन पॉलिटिकली, राइट। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन दो 50 ईयर्स दे हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड दैट इज़ वाई दे वर लेफ्ट बिहाइंड। तो उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए, उसी इन जो 50 सालों में जो उन्होंने गंवाया था, जो उन्होंने मिस किया था, उस गैप को फिलअप करने के लिए, उस प्रोविजंस को फिलअप करने के लिए, उन लोगों के लिए, कास्ट सिस्टम हो या फिर डिसेबल्ड लोगों के लिए एक्स्ट्रा और स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल जो पहले से ही जनरल कैटेगरी में थे, या फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली दे बिलोंग, और फिजिकली फिट थे, मेंटली फिट थे, उनसे अगर कंपेयर करें तो इन लोगों को भी जो पहले से सफ़र कर रहे थे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो उन्होंने मिस की थी, उसके लिए मेकअप करने के लिए, टू मेकअप फॉर दैट गैप, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं ताकि उनको भी जस्टिस प्रोवाइड हो और उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ अब ज़्यादा मिले। तो डिसेबल्ड के लिए अगर एग्जांपल दे तो चैप्टर 3 में आपको बताया था मैंने, जैसे कि रेलवे काउंटर्स में जो है अलग अलग काउंटर्स रहते हैं, उसमें से डिसेबल्ड या फिर जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए अलग सेपरेट काउंटर्स रहते हैं ताकि उनको हेल्प मिले और उनको ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर वो नॉर्मल लोगों के साथ रहते लाइन में तो फिर उनको ज़्यादा टाइम लगता, प्लस दे वुड हैव सफर्ड इवन अ लॉट, राइट।
क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है, नीदर दे कैन स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स एंड सो। एंड सेम वे कास्ट सिस्टम में अगर हम देखें तो स्पेशल प्रोविजन में वी हैव रिजर्वेशन हियर, राइट, रिजर्वेशन कि उनको चाहे उनका कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई ना जाए या ना जाए, बट उनके लिए जो सीट्स है पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स एक परसेंटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कास्ट अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के लिए रिजर्व्ड रहती है, ताकि वो आए और उनको भी जॉब मिले, उनको भी रिक्रूटमेंट में पार्ट मिले और वो भी रिप्रेजेंट करे, एंड दे कैन ऑल्सो गेट दी पर्क्स or benefits, right? So this was about the recognition of special needs. So in total we have three principles, and the three ones we have discussed. First was the equal treatment for equals, second is proportionate justice, and third was recognition of special needs. So ये तीनों I hope आपके clear हो चुके हैं. अगर नहीं हुए थे तो please pause the video and पीछे जाके देख लीजिए आप, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा important है. This will definitely come in exams, maybe in like 3 marker और इवन समटाइम्स 6 मार्क और 5 मार्क में आता है. ओके, ऑलराइट. सो प्रोपोर्शनल जस्टिस हमने देख लिया है, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स भी हमने देख लिया है यहाँ से यहाँ तक, एंड टिल हियर टू. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, यू कैन जस्ट सी, इट्स अ वेरी गुड कन्वर्टो. ऑलराइट, तो ये सब हमने देख लिया है, यू कैन जस्ट स्टडी एट वंस. बट जो मेन 3 प्रिंसिपल्स थे, द मेन 3 प्रिंसिपल्स हैव एक्सप्लेन्ड, और वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला है. ओके, एस प्रिंसिपल्स, राइट. ओके, सो द नेक्स्ट सब हेडिंग इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. अब social justice also concerns the just distribution of goods and services, whether it's between nations or different groups and individuals within a society. तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो है, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना ही नहीं है. जस्टिस प्रोवाइड करना ही नहीं है, ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो उसे पनिश करेंगे, कुछ अच्छा किया तो अवॉर्ड करेंगे. दैट इज़ नॉट ओनली जस्टिस. जस्टिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्यों? क्योंकि अगर सबको इक्वली, अगर सबको उनके नेसेसिटी के अकॉर्डिंगली सबको अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इक्वल सर्विसेज मिली, which is basically opportunities, maybe housing, cloth, या फिर maybe shelter, तो वो सब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो एक suitable life जी पाएंगे, and they will be able to increase their talent, increase their efficiency and their actions, and can have a better status in the society, right? वो अच्छे से जी पाएंगे. And that is where just distribution comes into play. यानी कि बस पनिश करना, अवॉर्ड करना ही जस्टिस नहीं है. सभी लोगों को इन अ सोसाइटी, हर एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में, एक नेशन में, हर एक इंसान को उनके बेसिक जो नीड्स है, खाना हो गया, फूड, क्लोथ, शेल्टर और इवन एजुकेशन ऑल्सो, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ बेसिक नीड नाउ, राइट? तो ये सब जब प्रोविजंस हर एक इंसान को इक्वली मिले एज देयर नीड्स, तो हम उसे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे यू कैन सी एट वंस, पढ़ लो आप. बट मेजरली जो बेसिक कंसेप्ट था वो यही था कि हर एक इंसान को जस्टली, यानी कि जो उनके बेसिक नीड्स है वो हर एक इंसान को मिलना ही चाहिए. ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज द अनदर सब हेडिंग विच इज जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. अब हमने देखा कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि हर एक इंसान को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रोविजंस प्रोवाइड होने चाहिए, उनको प्रोविजंस या फिर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, राइट? बट अब अगर मिलनी चाहिए तो करेंगे कैसे? यानी कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हाउ टू डू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे करें? तो उसके लिए हमारे जो जॉन रॉल्स है, ओके, जॉन रॉल्स जी ने एक बहुत अच्छी थ्योरी बताई थी. तो उस थ्योरी को हम इस पैसेज में, द फॉलोइंग 3-4 पैराग्राफ्स वी विल डिस्कस. ओके, तो जॉन रॉल ने ये बताया था कि जब हम कोई पॉलिसी बनाएं, है ना, जब हम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करें, जब हम प्रोविजंस को डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग पीपल, तो हर एक इंसान को इम्पार्शियल होना चाहिए, हर एक इंसान को इम्पार्शियल होना चाहिए. ओके, यानी कि सपोज अमन है हमारे पास, वेलकम बैक अमन आफ्टर लॉन्ग टाइम. ओके, सो अमन है हमारे पास. अमन सपोज ही इज़ अ
स्टेक होल्डर इन द गवर्नमेंट, कोई पॉलिसी बनाता है, ये ओके, ही इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन सम प्लेस। तो उसे अब जो है सोसाइटी में कुछ रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सपोज मे बी फूड का स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, फूड स्टॉक। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हायर लेवल पे ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं एग्जाम्पल्स में अगर हम बताएं, बट सिंपल मैं आपको समझा रही हूँ। तो सपोज उसको फूड स्टॉक जो है उसको डिवाइड करना है, उसको जस्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन दी ग्रुप्स, ओके, बिटवीन डिफरेंट पीपल इन अ सोसाइटी। अब सपोज अमन जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ए से बिलोंग करता है, ओके। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। आप समझ लो कि सोसाइटी में मेजर दो ग्रुप्स हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि एक ग्रुप है ग्रुप ए एंड द अदर वन इज ग्रुप बी। तो जब अमन ग्रुप ए से बिलोंग करता है, जब उसे पता है कि ओके मैं ग्रुप ए से बिलोंग कर रहा हूँ और मुझे ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में जो है फूड या फिर जो फूड स्टॉक है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी जो है हमारे लिए इम्पार्शियल रहना वो कहीं ना कहीं खटक जाती है। वी ऑलवेज ट्राई टू बी मोर बायस टूवर्ड्स द प्लेस फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, राइट। तो यहाँ पे अमन कौन से ग्रुप से था? ग्रुप ए। तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि अमन उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे ग्रुप ए को ज़्यादा फूड प्रोवाइड कर दे एज कम्पेयर टू ग्रुप बी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, अमन को पता था कि ओके मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट पे चलते, सेल्फ इंटरेस्ट को लेते हुए, सेल्फिशनेस को लेते हुए वो ग्रुप ए की तरफ ज़्यादा बायस्ड हो गया और ग्रुप बी जो है उसके साथ इनजस्टिस हुआ, क्योंकि उनको जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन उनको नहीं मिला। तो इसी के अकॉर्डिंग जॉन रॉल्स ने ये बोला कि जब भी हम कोई पॉलिसी बनाए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, तो हमें वेल ऑफ इग्नोरेंस को फॉलो करना चाहिए। नाउ व्हाट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस? वेल ऑफ इग्नोरेंस इज बेसिकली जो भी इंसान पॉलिसी बनाए वो अपने बिलोंगिंग, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करता है या कौन से ग्रुप से है या कौन से कम्युनिटी से है, वो सब भूल के जस्ट एज एन इंडिविजुअल उसको बिना बताए, उसको कंसिडर ना करते हुए वो उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को डिवाइड करें। तब क्या होगा? सपोज वी हैव ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ओके। सपोज ये ग्रुप सी से है, दिस पर्सन ऋतिक, ओके, ऋतिक ग्रुप सी से है एंड जब वो पॉलिसी बना रहा है कि सपोज उसको भी फूड स्टॉक को डिवाइड करना है, तो ऋतिक जब खुद को कंसिडर ना करे, तो ऋतिक जब खुद को कंसिडर नहीं करेगा, तब जाके वो हर एक कम्युनिटी को, हर एक ग्रुप को, इन तीनों ग्रुप में फूड को इक्वली डिवाइड कर पाएगा, है ना। क्योंकि अमन जानता था कि वो ग्रुप ए से है और वो ग्रुप ए की तरफ थोड़ा सा बायस्ड हो गया और इसीलिए उसने इनजस्टिस किया बाय प्रोवाइडिंग मोर फूड टू ग्रुप ए एज कम्पेयर टू ग्रुप बी। बट यहाँ पे ऋतिक ने जो है उसने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के उसने जो है इग्नोर किया कि वो कौन सी कम्युनिटी से है, कौन से ग्रुप से है या कौन से भी कास्ट से है, वो सब छोड़ के उसने जस्ट एज इंडिविजुअल, जस्ट एज अ सिंगल पर्सन उसने इन तीनों ग्रुप में जो है फूड को डिवाइड किया। इसीलिए जो है तीनों ग्रुप्स में जस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो पाया। So this was known as veil of ignorance, where the individual just ignores the veil यानी कि जो पर्दा है, यानी कि जो घूंघट है, जो to be very specific, but पर्दा हम मान लेते हैं। तो ignorance यानी कि आप भूल जाओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन से ग्रुप से हो, कौन से कास्ट से हो, कौन से कम्युनिटी से हो, वो सब आप भूल के you just as an individual stay out of all those things and consider the other groups and provide each of the groups equally, right? So this is about veil of ignorance. आई होप दिस इज़ क्लियर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आई गेस आपके MCQ में ही आएगा क्योंकि मुझे तो वैसे ही मिला था। एंड मेजरली कह सकते हैं कि हु गेव द थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो यहाँ पे है, तो द आंसर इज जॉन रॉल्स, ओके। सो मार्क इट डाउन, जॉन रॉल्स गिव द आइडिया ऑफ अ थ्योरी ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। सो दिस वॉज अबाउट वेल ऑफ इग्नोरेंस। मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा था, ओके, ऑल राइट। तो ये यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू दी फोर्थ सब हेडिंग विच इज़ परस्यूइंग सोशल जस्टिस। नाउ सोशल जस्टिस क्या है, कितने टाइप्स के हैं, और थ्योरी हम देख ली। अगर हमें उसे परस्यू करना है तो सोशल जस्टिस को हम परस्यू कैसे करें, ओके। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स है।
Justice does not require absolute equality and sameness in the way in which people live, but a society would be considered unjust if the difference between rich and poor are so great that they seem to be living in different worlds altogether, and if the relatively deprived have no chance at all to improve their condition, however hard they may work. Here, चैप्टर 3 अगर आपको याद हो इक्वालिटी में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी राइट, उसमें क्या था, दो, सॉरी दैट वाज अ वेरी बैड लाइन, दो, ओके, सो दो वेज थे राइट, वन वाज बीपीएल which is below poverty line and the other was difference or the gap between the income of the people, right? तो यहाँ पे यही कहा है कि इक्वालिटी और सेमनेस ही वो जस्टिस कंसिडर नहीं करता है. इट ऑल्सो कंसिडर्स कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है इन द इनकम और द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वो भी कम हो और हर एक इंडिविजुअल के पास इतनी तो अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोविजंस रहने चाहिए कि वो जो है अपनी कंडीशंस को बेटर कर पाए. ओके, सो सोशल जस्टिस इज़ नॉट ओनली अबाउट इक्वालिटी एंड सेमनेस, it's about reducing the gap between the income of people and also to provide provisions to people ताकि वो जो अपने conditions है उसको भी improve कर पाए. ठीक है, अब और उसी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो प्रोविजंस है उसमें होती है हमारी बेसिक नीड्स कि भाई ये जो नीड्स है ये हर एक इंसान को मिलनी ही चाहिए, चाहे वो रिच हो पुअर हो, इसको हर एक इंसान को ये सारी नीड्स तो मिलनी ही चाहिए. उसमें जो मैंने आपको ऊपर बोला था, सपोज फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हाउसिंग, ऑल दोस कम अंडर द बेसिक नीड्स. अगर एक इंसान के पास बेसिक नीड्स है तभी वो शायद फर्दर मोर अपने टैलेंट या फिर अपने अदर नीड्स को भी प्रोवाइड करने के बारे में सोच सकता है या काम करने के बारे में सोचेगा. अगर बेसिक नीड्स भी नहीं है उसके पास तो शायद ही वो अपने टैलेंट या अपने कैलिबर या एफिशिएंसी के बारे में सोच पाएगा. दैट इज़ वेयर अपॉर्चुनिटीज़ एंड द गैप रिड्यूसिंग कम्स इनटू द प्ले. नाउ अब बेसिक नीड्स कितनी है या फिर मिनिमम कंडीशंस और बेसिक नीड्स क्या क्या है, या हम कैसे डिसाइड करें कि ओके ये है बेसिक नीड्स. तो उसके लिए यहाँ पे मेजर कुछ आता नहीं है यहाँ से, बट यहाँ पे दिया है कि वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल हैव बीन डिवाइज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स. यानी कि हर एक कंट्री में या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं. Different methods they have to consider कि okay this is basic need for somebody. अगर आप देखो तो सपोज इंडिया है, ओके, इंडिया जो है, इंडिया में लोगों की बेसिक नीड्स अलग है. इंडिया में अगर आप देखो तो कार, ओके, जो कार है हमारी जो गाड़ी चलती है 4 व्हीलर, तो इंडिया में कार इज़ नॉट अ बेसिक नीड टिल दिस पॉइंट. यहाँ पे कार बेसिक नीड नहीं है. बट वही अगर आप अमेरिका में अगर आप देखो तो अमेरिका में कार इज़ ऑल्सो कंसिडर एज एन बेसिक नीड. हमारे यहाँ पे जो फूड, शेल्टर, हाउसिंग ये जो कंसिडर किया जाता है एज बेसिक नीड, वही अमेरिका में कार भी इंक्लूडेड है एज बेसिक नीड. तो आपने देखा कि हर एक कंट्री में, अमेरिका हो जाए, अफ्रीका हो जाए या फिर ब्राज़ील हो जाए, तो हर एक कंट्री में अब उसके अपनी अपनी बेसिक नीड्स रहती है और उन सब के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हम कैसे डिवाइड या फिर डिसाइड करें कि ओके हमें हमारे इंडिविजुअल्स को इतनी सारी चीज़ें मिलनी ही चाहिए या उनको प्रोवाइड करनी ही चाहिए. ओके, सो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट या दिस आई फेल्ट कि आपको जानना चाहिए, सो आई डिसाइडेड टू एक्सप्लेन इट. तो या मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे जो है हमने वो पढ़ लिया है कि बेसिक नीड्स के बारे में और जो डिसएडवांटेज है उनको ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. और एक डिबेट यहाँ पे मेंशन्ड है विच इज़ वेदर promoting open competition through free markets would be the best way of helping disadvantaged without harming the better of members of society. यानी कि फ्री मार्केट, तो क्या है फ्री मार्केट एंड व्हाट इज़ अ डिबेट, हम वो नीचे यहाँ पे समझेंगे. बट उससे पहले इन दिस बॉक्स हियर हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनका एक फ़ोटो है और उनका एक थॉट यहाँ पे गिवन है विच इज़ अ जस्ट सोसाइटी इज़ दैट सोसाइटी इन विच ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into a creation of a compassionate society. तो ये आपके MCQ में आ सकता है, प्लीज़ मार्क इट एज एन MCQ क्वेश्चन. तो अगर सपोज आ सकता है कि स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि ये किनका स्टेटमेंट था, सो दिस वाज अ स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी. इसे बेसिकली ये कहा है कि द सेंस ऑफ रेवरेंस, असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस यानी कि ग्रेट रिस्पेक्ट, ओके, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि ज़्यादा रिस्पेक्ट जो बढ़ता हुआ, असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग यानी कि कम होने वाला, ओके, रिड्यूसिंग वन.
जो कंटेम्प्ट है, जो एक हेट है, वो कम कर क्या हो, एक क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी, यानी कि हर एक इंसान के लिए जो है एवरी इंडिविजुअल इज़ कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर। तो रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़े लोगों के बीच और हेट कम हो, तभी हम एक कंपैशनेट सोसाइटी के बारे में सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस वाज द थॉट ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्लीज़ मार्क इट, और ये MCQ में आ सकता है। Now, the last topic of this chapter is free market versus state intervention. Now, free market जो है basically, free market is where, free market is where the individual, the seller, the one who is performing in the market, उसके पास सारी rights है कि वो खुद decide करे, कि उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या बेचना है, कहाँ पे क्या सेल करना है। तो बेसिकली जो भी सारे राइट्स, जब सारे राइट्स ऑफ मार्केट कि उसको जो बिजनेस है उसको कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, जब वो सारे डिसीजंस बस उस इंडिविजुअल जो उस मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, जब उस इंडिविजुअल के साथ हो, तो उस मार्केट को फ्री मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का रोल कम होता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसका रोल कम होता है। जस्ट द एक्चुअल इंडिविजुअल, जो रियल इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है, उसके पास सारी राइट्स होती है कि वो डिसाइड करे कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेल करना है, कितने स्टॉक रखने हैं, या कहाँ पे वो सेल करेगा। सो दिस वाज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ फ्री मार्केट। नाउ स्टेट इंटरवेंशन वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जनरली क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक का आ जाता है सीन, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो पब्लिक मार्केट में जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट सोचती है कि गवर्नमेंट डिसाइड्स कि कहाँ पे क्या स्टॉक बिकेगा, कौन से कम्युनिटी को मिलना चाहिए या कितना मिलना चाहिए। बट प्राइवेट में क्या है, गवर्नमेंट नहीं है। प्राइवेट में क्या है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम है। ओनली द इंडिविजुअल, ओनली द बिजनेस मैन हैव देयर राइट्स। तो यहाँ पे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ऊपर पढ़ा था, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जब प्राइवेट एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी कि प्राइवेट की जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होती है, डेफिनेटली अच्छी होती है, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि गवर्नमेंट की भी अच्छी होती है, बट कंपेरेटिवली प्राइवेट हैज़ सम बेटर प्रोविजन एज कम्पेयर टू द पब्लिक वंस। तो प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट के कारण जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो फॉलो नहीं करती है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ को जहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिले वो वहीं पे अपने जो बिज़नेस को है एक्सपैंड करती है, और वहीं के लोगों को उनके जो बेनिफिट्स है उन्हीं कुछ सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स को ही मिलते हैं। और जो बैकवर्ड या जो नॉट वेल टू डू फैमिली से होते हैं वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं फ्रॉम दीज पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्राइवेट कंपनीज और एजेंसीज। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है उनको प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें भी दे कि आप भी आए, और जो हर एक इंसान है एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी, उनको फोकस करते हुए हर एक इंडिविजुअल के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करें। बट उसी में दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अगर प्राइवेट एजेंसी आए और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के इसको कंसेप्ट को फॉलो करे, तो दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन इज अनएफोर्डेबल, यानी कि जो प्राइवेट चीज़ें अगर आप देखो तो उनका जो प्राइस है दैट इज़ वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू द पब्लिक वंस। पब्लिक जानती है, गवर्नमेंट जानती है कि हर एक इंडिविजुअल एक लेवल तक ही अफोर्ड कर पाता है। हमारी गवर्नमेंट जानती है कि हमारी पब्लिक जो है वो एक लेवल तक ही अफोर्ड कर पाती है, और उस लेवल से ज़्यादा अगर कुछ प्राइसेस हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे लैग बिहाइंड बिकॉज उनकी वो फाइनेंशियल स्टेटस है ही नहीं कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को वो खरीद पाए या अफोर्ड कर पाए। बट प्राइवेट जो है, एज आई टोल्ड यू, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। उनका जो मनी है, उनका जो प्राइस है, दैट इज़ वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू द पब्लिक वन। तो इवन इफ दे विल कम इन टू द प्ले विद द कंसेप्ट ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वो सबको फोकस करे, सबके लिए प्रोवाइड करे, उनके प्राइसेस जो है वो बहुत हाई होंगे, विच मोस्ट ऑफ द पीपल इन सोसाइटी वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट एट ऑल। सेकेंड इज सेल्फ सेंटर्ड, विच इज़ बेसिकली वो खुद के लिए ही, जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा
जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सपोज अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अगर प्रॉफिट होता है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड वहीं पे होती है चीज़ों की, और अर्बन एरियाज़ में, सिटी एरियाज़ में लोग ज़्यादा कमाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रोविजंस वहीं पे मिल पाते हैं। दैट इज़ वाई द प्रॉफिट देयर इन अर्बन एरियाज इज़ हाई, एंड प्राइवेट भी वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पे प्राइवेट शायद ही इन्वेस्ट करना चाहे या शायद ही प्रोविजंस प्रोवाइड करना चाहे। उसी कारण जो है, जो विलेज एरियाज़ और जो बैकवर्ड एरियाज़ के जो लोग हैं वो पीछे छूट जाते हैं, दे लैग बिहाइंड। ओके, सो दिस वाज अबाउट फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। तो यहाँ पे बस यही कहा गया था कि फ्री मार्केट क्या है और उसके अगेंस्ट में स्टेट इंटरवेंशन क्या है। तो एक था प्राइवेट, एक था पब्लिक में गवर्नमेंट का रोल हाई है, इसलिए गवर्नमेंट हर एक इंसान को कंसिडर करती है ऑफ द सोसाइटी की, एक बेसिक वो लेवल रहे कि हर एक इंसान अफोर्ड कर पाए। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, उनको बस पैसे से मतलब है। दैट इज़ वाई वो अनअफोर्डेबल होते हैं फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड दे आर सेल्फ सेंटर्ड। Okay, so even if they will come, but they won't be able to provide much of the benefits to the most of the people of the society. Okay, all right, so आगे चलते हैं। ये सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी, एक बार आप रीड कर सकते हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट है, आई होप दैट इज क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन। नाउ द लास्ट, दिस इज द बॉक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एमसीक्यू में आता है और ये आया भी था। तो ये है हमारे जेएसमिल का स्टेटमेंट। जेएसमिल आपने पढ़ा है चैप्टर 2 में, हार्म प्रिंसिपल, राइट, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका एक और यहाँ पे थॉट है जो जस्टिस के बारे में है। तो जस्टिस इम्प्लाइज समथिंग विच इज़ नॉट ओनली राइट टू डू और रॉन्ग टू डू, बट विच सम इंडिविजुअल पर्सन कैन क्लेम फ्रॉम अस हैज मॉरल राइट। यानी कि बस राइट और रॉन्ग ही जस्टिस नहीं है, हर एक इंसान का जो अपॉर्चुनिटी है, जो वैल्यू है, और जो प्रोविजंस है, जब उसे प्रोवाइड किया जाए, जब वो बेटर बनने की कोशिश करे या फिर उसको एक लेवल पे आने के लिए हेल्प किया जाए, एक स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, तो उसे भी जस्टिस कहा जाता है। राइट, सो दिस वाज द थॉट ऑफ जीएस मिल, and yeah, we are done with the chapter social justice is done, chapter 4 is done, and I hope I did justice to this chapter. And please आप भी पढ़ के इस चैप्टर को जस्टिस प्रोवाइड करें, read it and just study it. If any doubts, do let me know in the comments. Doubts रहते हैं, it's all right, so let me know in the comments, and I will be very 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 happy to answer all these questions and doubts. And till then, take care of yourself, and I will see you with a new video maybe next week. Until then, take care and bye bye.